अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के लिए सरकार है तैयार, कामकाज ही बनेगा उसका हथियार। तो मध्य प्रदेश में बजट सत्र से पहले सीएम मोहन यादव ने अपने ही विधायकों के सवालों की मर्यादा को स्पष्ट कर दिया। सीएम ने सीधे तौर पर कह दिया कि ऐसे सवालों से परहेज जरूरी है जिनसे अपनी ही सरकार कटघरे में खड़ी हो जाए। साथ ही मंत्रियों को भी चेता दिया कि असंतुष्ट बीजेपी विधायकों के सारे काम सत्र से पहले ही निपटा दिए जाएं, ताकि सदन में असहज स्थिति न बने। आखिर क्या वजह है कि इस बार सरकार सत्र से पहले फूंक फूंक कर कदम रख रही है, और उससे भी महत्वपूर्ण ये कि सरकार की इस प्लानिंग का जवाब कांग्रेस किस तरह दे पाएगी। आज इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक देख लेते हैं रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस ने भी रणनीतियां बनाना शुरू कर दी हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी के सभी विधायकों के साथ वर्चुअली बैठक की है, जिसमें उन्होंने विधायकों को कई अहम सुझाव दिए हैं। सीएम ने सभी विधायकों से कहा है कि फ्लोर पर मजबूती के साथ अपने विधानसभा क्षेत्र की बात रखें, साथ ही सरकार की योजना पर भी बात करें। विधानसभा बजट सत्र को लेकर कांग्रेस ने भी अलग तैयारी कर रखी है। कांग्रेस ने मोबाइल नंबर जारी कर लोगों को प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में हुए भ्रष्टाचार और इससे जुड़े दस्तावेज, फोटो और वीडियो मांगे हैं। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा है कि उनकी उपलब्धियां हैं ही नहीं तो वे गिनाएंगे कहां से। सवाल तो सवाल होता है, सवाल के जवाब देना चाहिए। आज जो है 80% सवालों के जवाब होते हैं कि जानकारी मंगाई जा रही है, तो इसका मतलब है कि सरकार सच छुपाना चाहती है, और उपलब्धियां होंगी तो पता चलेंगी। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष तो हमेशा से ही नकारात्मक राजनीति करता है, सदन में सकारात्मक चर्चा हो, इसके लिए सभी विधायकों से विकास योजनाओं का ब्यौरा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पहले भी मांगा था। मोहन यादव जी की सरकार प्रदेश के प्रत्येक विधायक और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए लगातार काम कर रही है। ऐसे में विधानसभा में जो कार्य किए जा रहे हैं वो दिखाई भी देना चाहिए, और सकारात्मक बातों पर चर्चा होना ये निश्चित ही अच्छी प्रक्रिया है। बहरहाल मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने विधानसभा में एक दूसरे को घेरने की रणनीति बना रखी है। देखने वाली बात ये होगी कि विधानसभा बजट सत्र की कार्रवाई के दौरान क्या क्या देखने को मिलता है। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। तो ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं गुलरेज शेख जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, धर्मेंद्र शर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आशीष दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। आशीष जी, पहला सवाल आपसे, हम पक्ष विपक्ष की बात करेंगे। दो चीजें इस बार देखो, एक तो जिस तरह से ये विधायक दल की बैठक होती है उसमें मुख्यमंत्री भी होते हैं, और ये रूपरेखा एक बनती है कि किस तरह से विपक्ष के आरोपों का प्रतिकार किया जाएगा या अपने मुद्दे उठाए जाएंगे। इस बार मैंने जिस तरह से वर्चुअली बैठक में और सीएम ने कहा कि पहली बार हमें लगता है देखने को मिला। दूसरी तरफ कांग्रेस ने मोबाइल नंबर जारी किया है नेता प्रतिपक्ष के, आप इन मुद्दों को हमारे पास भेजिए, हम इसको उठाएंगे। अरे वहां तो कांग्रेस के हर गांव में एक न एक तो कार्यकर्ता होगा, लोग मुद्दे अपने पास नेता प्रतिपक्ष के पास खुद लाते हैं, ये जारी करने की क्या जरूरत है फोन नंबर। हाँ, ये थोड़ा सा ज्यादा हाईटेक जैसी स्थितियां हो गई हैं दोनों तरफ जी। लेकिन जहां तक पहले प्रतिपक्ष की बात अगर देखी जाए तो कांग्रेस के पास मुद्दों का अगर इस तरह की स्थितियां हैं कि वो भी एन वक्त पे बुलाने की, जब सत्र शुरू होने में 4-5 दिन बचे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा इससे उसको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। बेहतर ये होता है कि वो अपने जिलों की इकाइयों और जो ग्राम ब्लॉक वगैरह से इस चीज़ें पहले इकट्ठी कर लेती जी। दूसरी बात इसमें यह है कि जो वर्चुअल बैठक विधायक दल की हुई है, परंपरागत रूप से तो बैठक जो है उसका स्वरूप दूसरा होता है, जो इतने सालों से हम लोग देख रहे हैं। वो बैठक होती है 1-to-1 भी संवाद होते हैं, सामूहिक संवाद भी होते हैं। वर्चुअल संवाद जो कल हुआ है उसमें कई विधायक उसमें नहीं आ पाए, उनके निजी कार्यक्रम थे, और कई विधायकों ने जो टेक्निकल दिक्कतों का हवाला दिया तो वो उसमें शामिल नहीं हुए। लेकिन जो भी हुए उससे जो संदेश है वो भी साफ है। उन्होंने, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि विधानसभा सत्र की तैयारियों के साथ साथ जो है सरकार, सत्तारूढ़ पक्ष जो है वो बहुत सारे एहतियात बरतते हुए भी चल रहा है, क्योंकि पिछले समय में जो घटनाक्रम हुए हैं और जिसको कांग्रेस ने जिस तरह के
संकेत दिए कि हम ऐसा करने वाले हैं, तो उसके लिए पहले से जो जिसको बाड़ाबंदी कह लें या जो कह लें, उस तरह का एक पूरा सा जतन वहाँ पर नज़र आता है। सरकार के लिए ठीक है, सीएम ने भी ये बात कही है। अच्छा, दूसरी बात, सीएम ने एक बात ये भी कही है कि ऐसे सरकार, ऐसी विधायक ऐसी स्थितियां ना करें जिसमें सरकार कटघरे में है। तो ये भी चीज़ें हैं। तो ये नई नई बातें हैं, नए तरीके, तौर तरीके हैं जो अपनाए गए हैं। लेकिन इन सबके बावजूद भी बजट सत्र की जो गंभीरता है, यदि वो बनाए रखने में दोनों पक्ष कामयाब रहे तो ये सत्र की कामयाबी होगी। क्योंकि बजट सत्र सबसे महत्वपूर्ण सत्र होगा। सरकार के अगली पूरे साल भर की रूपरेखा होगी, उसमें सामने आएगी। और इस बीच में यदि ये जो सारे विवाद जो चल रहे हैं, जो नेता प्रतिपक्ष के और उपनेता प्रतिपक्ष के और दो, एक पूर्व मंत्री के और एक मौजूदा मंत्री के, तो इसका क्या स्वरूप होगा देखने लायक होगा। लेकिन ये सारी जो चौकसी है और सारी जो तैयारियां हैं दोनों तरफ से, वो इसी को इंगित करती हैं। चलिए धर्मेंद्र शर्मा जी, बढ़िया किया आपने, मोबाइल नंबर हाईटेक हो गए, मोबाइल नंबर जारी किया है कि लोग अपनी, लेकिन जो एआई से फेक वीडियो बनते हैं उनको कैसे पहचानेंगे? उस मुद्दे पे भी आप हल्ला करेंगे, पता चला धरातल पे जाके झूठा निकला, उसको कैसे आप पहचान पाएंगे? इतने सारे वीडियो आएंगे। जी नमस्कार त्रिपाठी सर, आपने अभी कहा कि हर गांव हर ब्लॉक में कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता और कई सारे कार्यकर्ताओं के ग्रुप मौजूद, और ये बात हकीकत है। ये जनता की बात जानने के लिए हमने एक नंबर जारी किया है। रही बात वेरिफिकेशन की, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता उसको वेरीफाइड करेगा कि ये समस्या हकीकत में है। पहले वीडियो आ जाएगा, फिर आप अपने कार्यकर्ता से पूछेंगे कि सही है कि नहीं है। अरे वही कार्यकर्ता आपको अपनी समस्याएं बताए। भारतीय जनता पार्टी की लोकतंत्र विरोधी सोच, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए त्रिपाठी साहब, कि अपने विधायकों को सदन में समस्या बोलने ही नहीं दिया जा रहा। पहले ही से बोल दिया जा रहा कि आपको समस्याओं पर तो बात करनी ही नहीं है, केवल चिकनी चिकनी चुप्पी चुप्पी बातें करनी है और मेरी वाहवाही करनी है। भाई आपने 21 साल में मध्य प्रदेश में कोई काम किया हो तब तो आपके विधायक या क्षेत्र की जनता आप तारीफ करे कि आपने काम किया है। आप तो केवल मध्य प्रदेश में जब सत्ता में आए हैं तब से केवल ब्रांडिंग, एडवर्टाइजमेंट और चेहरा चमकाने का काम कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के छोटे नेता से लेके मंत्री, मुख्यमंत्री तक भ्रष्टाचार में इस कदर लिप्त हैं। आप देखिए, परिवहन के एक छोटे से आरक्षक की गाड़ी में 52 किलो सोना, करोड़ों रुपए कैश निकल रहा। ये जरा से सिपाही की ये स्थिति है। तो आप सोचिए, बड़ी बड़ी मछलियों के पास किस प्रकार का धन होगा, और मध्य प्रदेश को इन्होंने साथ में कितना लूटा। इस सवाल के डर से घबरा कर आप देखिए, मेरी समझ में, शायद मैं आपसे जानकार हूं और मुझे आप करेक्ट करिए, मैं पहली बार इतना छोटा बजट सत्र देखने को नजर में आया है कि 9 से 10 दिन तक बजट सत्र, जो 1 महीने तक बजट सत्र चलता था मध्य प्रदेश। 1 महीने नहीं, 2-2 महीने चलते थे, 2-2 महीने चलते थे। मतलब मैंने 1 महीने तक तो देखा ही है, 1-2 महीने तक जो बजट चलते थे, तो मध्य प्रदेश के विकास के लिए, बेहतरी के लिए चर्चा का आदान प्रदान करने का एक बेहतरीन माध्यम बनता था। पक्ष दोनों की बात सुनकर अच्छी बात जनता के लिए कर सकते तो उस पर विचार होता था। अब वो केवल 9 से 10 दिन में जल्दी जल्दी खत्म करना है, और उसमें भी डर है कि हमारे मंत्रियों के, संतरियों के जो भ्रष्टाचार के मामले कहीं विपक्ष ये ना होते, तो भ्रष्टाचार के द्वारा इन्होंने इस प्रकार से प्रदेश को है, उससे बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता आपके हथकंडे अपना रहे। लेकिन मैं आपके माध्यम से जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदन से लेकर सड़क तक अब बचने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता जागरूक हो गई है। आपकी लूट का हिसाब लिया गया था, चलिए तो प्रदेश को लूट रहे हैं। धर्मेंद्र जी, मैं आपके पास आता हूं, फिर से आपने बातें रखी हैं। गुलरेज जी, जो इन्होंने कहा धर्मेंद्र जी ने, मैंने आशीष जी से, वरिष्ठ पत्रकार है, इनसे भी सवाल किया कि ये विधायक दल की बैठक में होता है, लेकिन आपने कहा कि अपनी जो जनहित के मुद्दे हैं, जनहित में जो काम कर रही जो योजनाओं की गूंज है, वो सदन में होनी चाहिए। सामान्य तौर पे सत्ता पक्ष के विधायक भी अपने क्षेत्र की वो समस्याएं उठाते हैं जहां पे प्रशासनिक अधिकारी वहां गड़बड़ी कर रहा होता है। कोई भी योजना, मान लीजिए नल जल योजना, कोई भी योजना, वो अगर वहां काम सही नहीं हो रहा है, इन मुद्दों को उठाता है। मतलब ये संदेश एक तरह से ये जा रहा है कि इस तरह के मुद्दे ही ना उठाए जाएं।
प्लस जिस तरह से कांग्रेस तैयारी कर रही है, चाहे वो आर्थिक स्थिति को लेकर के वो तैयारी कर रही, जो हमें जानकारी है, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, इस तरह के मुद्दों को लेकर के जब नेता प्रतिपक्ष सब उठाएंगे तो उस समय अपनी योजनाओं की गूंज कैसे करेंगे आप कि हमारी ये योजनाएं हैं, बढ़िया योजनाएं चल रही हैं, कि किसानों को 5 रुपए में स्थायी कनेक्शन दिए जा रहे हैं, अन्य अन्य की जो योजनाएं हैं वो कैसे रोक पाएंगे आप? गुलरेज जी। मैं सबसे पहले तो सभी से पूछना चाहता हूँ, पूरी पैनल से, कि वहां पर उस बैठक में कौन कौन उपस्थित था हम में से, या किसी के पास कोई प्रेस नोट आया क्या? किसका? कि वहां पे क्या बात हुई? खंडन में नहीं आया। नहीं, मैं बोल रहा हूं ना आपको, वहां पर जो बात की गई वो यही की गई केवल कि हमको जनहित के लिए काम करना है, हमको नहीं, ये गुलरेज शेख जी, ये कहा गया, जो हम बता रहे हैं, जो हम मुद्दा रखे हैं कि अपनी योजनाएं, जो अच्छी योजनाएं हमने की हैं, लागू की हैं, उनकी गूंज होनी चाहिए। ये छपा है सारे अखबारों में, सारे चैनलों में, कोई इस प्रशासनिक तौर पे कोई खंडन नहीं आया है। अब खंडन नहीं आया है तो ये हम सही मानेंगे। सर, पार्टी की तरफ से मैं प्रवक्ता हूं जी, और अधिकृत प्रवक्ता हूं मध्य प्रदेश भाजपा का जी। तो मैं आपको कह रहा हूं कि हमने जो हमारे विधायकों से बोला है वो यही कहा है कि आपको पुरजोर तरीके से जनहित की समस्याओं को उठाना है, और जहां काम नहीं हो पा रहा है वो सरकार की योजनाओं को जो लोग नहीं चलने दे रहे हैं, चाहे वो अधिकारी हो या किसी क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाई है। देखिए, यही कहा गया है बाकायदा स्पष्ट रूप से कि सरकार की योजनाओं को आप उठाइए। तो गुलरेज साहब, इसका खंडन भिजवाइए पार्टी की तरफ से। भाई, मैं प्रवक्ता बोल रहा हूं ना। नहीं, खंडन भिजवाइए बकायदे। अरे, प्रवक्ता बोल रहा हूं ना। तो आप हस्तलिखित खंडन भेज दीजिए कि ये नहीं कहा गया। मैं बिल्कुल भेज दूंगा आपको जी, हमको नहीं, जिन जिन अखबारों में छपा, जिन जिन चैनलों में चला, सबको भेजना पड़ेगा आपको। बिल्कुल भेजूंगा मैं आपको जी। मैं पब्लिक फोरम पे भी भेजूंगा, उनको भी भेजूंगा। और यही कहा गया कि सरकारी योजनाएं जहां नहीं पहुंच पा रही, क्यों नहीं पहुंच पा रही, इस चीज को उठाना है। यदि कोई अधिकारी उसमें बाधक है या वो काम करने में लचीलापन दिखा रहा है तो फिर उसको भी आपको उठाना है और सदन की पटल पर लाना है। ये भी कहा गया कि हाँ, ये जरूर कहा गया कि अगर कांग्रेसी फिजूल में समय व्यर्थ करने के लिए हुल जलूल बातें करते हैं, चिल्ला चोट करते हैं, झगड़ा करने की प्रवृत्ति दिखाते हैं, तो आप बिल्कुल उनके सभी चीजों का तर्क संगत उत्तर दें, उसके लिए अध्ययन करके आए। और हमने ग्रुप्स की बात करी बिल्कुल, कि कुछ लोग होते हैं हमारे विधायकों में, कुछ हैं जो अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, कुछ हैं जो क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, कुछ कृषि के माहिर हैं। इन सब विषयों पर आपको संवाद रखना है। ये सुनिए, ये जब बैठक होती है, कौन उत्तर देगा, कौन नहीं होगा, सत्ता कार्य मंत्रणा समिति की बैठक भी होती है, कितनी बैठकें होंगी, सोमवार को उसकी होती है, और जो सदन में वो तय होता है ऑलरेडी मुद्दों पे। जैसे बजट का है, बजट का मुद्दा है तो कौन किस विषय पे बोलेगा, ये तय होता है। ये पहली बार नहीं हो रहा है। आपको नहीं पता कि कांग्रेस के लोग किस तरह से बीच में हंगामा करते हैं आजकल? और अभी तो मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, हंगामा तो आप भी विपक्ष में थे तो आप भी करते थे। आपका हंगामा पहली बार सदन में, सुनिए, पहली बार सदन में 1998 में पूरी रात आपके विधायकगण बैठे हुए थे आसंदी के सामने, पूरी रात, पहली बार इतिहास में हुआ था। तो आप भी तो विपक्ष में थे, हंगामा करते थे। तो आज के समय अगर सबको बात करनी चाहिए तो ये बात करनी चाहिए, कांग्रेस की तरफ से सवाल कौन उठाएगा? वो आदमी उठाएगा क्या कि जिसकी बीवी खुद उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय में गई है कि ये खूनी है, ये मर्डरर है। इस प्रकार के लोगों से तो सदन में ये अपनी नुमाइंदगी करवा रहे हैं। चलिए, इसका उत्तर, इसका सवाल मैं नहीं करूंगा, इसका उत्तर धर्मेंद्र शर्मा जी देंगे। इस प्रकार के लोगों से हमको पाला पड़ा है, इस प्रकार के निष्क्रिय लोगों। धर्मेंद्र जी, 1 मिनट आ रहा हूं। धर्मेंद्र जी, 1 मिनट, बात पूरी करें गुलरेज जी। कत्ल का मामला बात चल रहा है जी, क्या करें? चलिए, अगर क्रिमिनल मेंटेलिटी के लोगों से आपका पाला पड़ना है तो आपको उनको सही जवाब देना होगा, लेकिन संसदीय परंपराओं के अनुरूप। चल जी, धर्मेंद्र जी, आप उत्तर दे दीजिए। पार्टी साहब, भारतीय जनता पार्टी के बदतमीज प्रवक्ता की आप बात सुनिए। इन्होंने एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को आपके जैसे प्रतिष्ठित चैनल पर, जिन पर अभी कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं, कह रहे हैं जिसपे खूनी होने का आरोप है, खूनी के लिए आरोप लगाया है। भाई, मैंने नहीं लगाया, बीजेपी ने नहीं लगाया। ये इनका दिवालियापन, ये बीवी बोलते किस तरह, ये इनका दिवालियापन है, ये इनका बोलते किस तरह?
भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट कि वो और गर्लफ्रेंड थी कौन थी जिसकी लाश मिली थी घर पे भ्रष्टाचार में लिप्त भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भ्रष्टाचार में लिप्त ये बताइए आपके नेताजी की बीवी ने उनके खिलाफ याचिका लगाई है कि नहीं सर्वोच्च न्यायालय में कि इन्होंने इनके गर्लफ्रेंड का कत्ल किया था? भारतीय जनता पार्टी अब हमको दोष दे देंगे हर चीज को गवाही देती है। ये भी धर्मेंद्र जी आपकी आवाज कट कट के आ रही है, थोड़ा स्पीकर अपने पास रखिए, मुंह के पास रखिए, आवाज कट के आ रही है धर्मेंद्र जी। ये इनके संस्कार बता रहे हैं, इनकी मत आरएसएस में क्या सीखा है और भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें किस प्रकार के संस्कार दिए। जब ये बोल रहे थे मैं शांति से सुन रहा था, आज जब मैं बोल रहा हूं तो इन्हें सुनने में बड़ी तकलीफ हो रही है। अरे आप एक जिम्मेदार प्रतिष्ठित चैनल पर एक जिम्मेदार पार्टी की तरफ से प्रवक्ता के तौर पर यहाँ उपस्थित हैं। आप कौन होते हैं? क्या आप भारत का न्यायालय हैं? आप सर्वोच्च न्यायालय हैं? आप किसी भी अरे अब मैं आप पर आरोप लगा दूं आप खूनी है, आप सुनिए कल को आपके परिवार का कोई व्यक्ति आकर आपसे बोलते हैं आप खूनी है, तो क्या मैं आपको खूनी मान लूंगा? क्या आपको शर्म आनी चाहिए? और भ्रष्टाचार पर कांग्रेस पार्टी को सदन की कार्रवाई से पहले धर्मेंद्र भाई। अच्छा त्रिपाठी जी आप बताइए। नहीं आप मुझे बताइए, अगर आपके परिवार का कोई व्यक्ति बोलेगी एक एक करके बोलेंगे तो मैं सुन पाऊंगा, एक एक करके बोलेंगे तो मैं सुन पाऊंगा, जब तक सुन पाएंगे। त्रिपाठी सर मैं गुल्लेर जी से हाथ जोड़कर एक सवाल कर रहा हूँ जी। अगर गुल्लेर जी के परिवार का कोई शख्स आकर यहाँ बोल दे कि गुल्लेर जी कातिल है, तो क्या हम उनको कातिल बोलेंगे? कत्ल का आरोप उनकी बीवी ने लगाया है। अरे आपके परिवार के किसी व्यक्ति ने अगर आपको लगा दिया तो क्या आप कातिल हो जाएंगे? मैं यही तो आपसे सवाल कर रहा हूँ। आप लोकतंत्र के चलिए ये व्यक्तिगत जा रहे हैं आप दोनों लोग, हम तो सदन की बात कर रहे हैं। गुलरेज जी एक सवाल यहाँ ये भी उठता है, अभी मैं आशीष जी से पूछ लेता हूँ, वो उत्तर देंगे। वाकई में पहले सत्र के दिन सिकुड़ते क्यों जा रहे हैं? बजट सत्र इतना छोटा कभी नहीं होता था, और जो विपक्ष होता था और सत्ता पक्ष के विधायक भी बने, यही उनका मुख्य हथियार होता है। लोकतंत्र में सदन के अंदर सदन चलना मुख्य हथियार होता है। अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाते हैं, अधिकारी डरते हैं उस दौरान। ये छोटे क्यों होते जा रहे हैं? एक मिनट आशीष जी से उत्तर ले लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं गुलरेज जी। आशीष जी देखिए, सत्र छोटे जो मध्य प्रदेश में हो रहे हैं पिछले कई सालों से, इसके पीछे बहुत सारी वजह हो सकती हैं। निश्चित तौर पर सत्तारूढ़ दल ये कह देगा कि विपक्ष हंगामा करता है, इसकी वजह से हमें सत्र छोटे करने पड़ते हैं या सत्र स्थगित करने पड़ते हैं। लेकिन एक सही बात है कि सत्ता पक्ष भी कई बार ऐसा लगता है कि नहीं चाहता है कि बहुत ज़्यादा चर्चा लंबी हो या सत्र लंबे चले। इसकी कुछ वजह भी ये है जो समझ में आती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सत्ता पक्ष जो भी हो, चाहे कांग्रेस के समय रहा हो, भाजपा अभी जो भी दौर रहे या आए, सबसे ज्यादा चर्चा को आमंत्रित करने की जिम्मेदारी भी सरकार की है, ताकि वो अपने काम धाम को व्यवस्थित कर सके। इससे बड़ी और कोई पंचायत है नहीं जहां पर इस तरह की बात हो सके। तो सत्ता पक्ष यदि आलोचना से बचेगा या आलोचना को अवॉइड करेगा या वो इस तरह की एक व्यवस्था बनाएगा कि उसकी उपलब्धियों का गुणगान ज्यादा हो, तो फिर ये जिसको अगर हम देखा जाए, अगर निष्पक्ष तरीके से देखा जाए तो ये गलत होगा। अगर विपक्ष आलोचना करता है तो उसकी आलोचना को सुन लेना चाहिए और उसमें सुधार कर लेना चाहिए। लेकिन विपक्ष का भी ये है कि वो आलोचना जिसको कहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव हो, वो इस तरह की ना हो कि वो सिर्फ छपने की या दिखने की चीजें हो। तो ये जरूरत है, सत्ता पक्ष को कोशिश करनी होगी। और ये बात बिल्कुल सही है। इस बार एक आकलन भी पिछले दिनों आया था कि मध्य प्रदेश में सत्ता अन्य राज्यों के मुकाबले मध्य प्रदेश में जो है सत्र की जो अवधि है लगातार सिमटी है और ज्यादा सिमटी है। तो इसकी वजह से बहुत सारी चीजें जो तैयारियां होती हैं वो उनका फलितार्थ जो है वो सदन में अक्सर नहीं दिखता। वैसे ये सत्र आपको भी याद होगा कि हमने इस तरह के सत्र भी कवर किए हैं कि सुबह 4-4 बजे तक भी कार्रवाइयां चली और 2-2 महीने का सत्र चले हैं। तो वो चीजें जब नहीं होंगी, वो उस तरह की जो शास्त्रीय पद्धति जो है अगर वो नहीं होगी, तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा कोई सुधार की स्थितियां बनेंगी। चलिए गुलरेज साहब, सत्र छोटे होने के सत्र की बात है और विपक्ष का हंगामा करना एक लोकतांत्रिक अधिकार है। सबसे पहले अगर आसंदी में जूता फेंकने का काम किया था तो आपके सदस्य असद मेघावाले और पंडित नाथ ने किया था, निलंबित भी हुए थे, जूता फेंका था आसंदी में। सबसे पहले अगर नेता प्रतिपक्ष गौरीशंकर शेजवार के नेतृत्व में पूरी रात सदन के अंदर बैठे रहे आसंदी में, ये भी रिकॉर्ड आपके प्रतिपक्ष में थे तो बनाया था।
और ये नारे लगाए गए थे कि अब तो ये स्पष्ट है अध्यक्ष भ्रष्ट है, श्रीनिवास तिवारी भ्रष्ट है, ये नारे भी लगाए गए थे। तो ये अगर आप कांग्रेस पे ये कहें प्रतिपक्ष में है कि वो साफ साफ बिल्कुल सीधा सीधा सवाल करें, तो ये तो संभव नहीं दिखता है गुलरेज जी। देखिए, आपने सही कहा त्रिपाठी जी कि हमारे 2 विधायकों ने जनसंघ के समय नदी पे जूता फेंका था। यशवंत मेघावाले और पंडरीनाथ, नाम भी बता रहा हूं आपको। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने फिर उसके बाद जो कालीकट अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में उन दोनों को सस्पेंड किया था और बिल्कुल बाकायदा सख्ती वो विधानसभा की सदस्यता से भी निलंबित हो गए थे, बिल्कुल किया था। और वो किया था दीनदयाल जी जब अध्यक्ष थे तभी हुआ था इस से। लेकिन देखिए, उस समय जो विपक्ष था और आज के विपक्ष में एक फर्क है कि उस समय वो सत्ता पक्ष को दुश्मन की नजर से नहीं देखता था। दुर्भाग्य है ये त्रिपाठी जी इस बात का कि आज का जो हमारा विपक्ष है वो इतना नाकारा है, नालायक है, निकम्मा है कि वो सत्ता पक्ष को एक दुर्भावना के साथ एक शत्रु दृष्टि से देखता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। ये आसंदी को कहना कि अब तो स्पष्ट है श्रीनिवास तिवारी भ्रष्ट है, ये सकारात्मक था क्या? और वो दूसरे दिन श्रीनिवास तिवारी के साथ बैठ के चाय भी पी लेते थे, तो अभी भी पी लेते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर के साथ बैठ के नेता प्रतिपक्ष सब लोग चाय पीते हैं। नहीं, लेकिन अब देखिए कि आज के समय स्थिति ये है कि बोलना नहीं चाहिए कि आप लोगों के स्टूडियो में कई बार हम लोग बहस करके निकलते हैं तो दूसरा प्रवक्ता हाथ मिलाना पसंद नहीं करता है। ये तो मुझे नहीं लगता अभी फिलहाल इस तरह की स्थिति नहीं दिखी है। जी धर्मेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अब आप देखिए, गुलरेज जी ने बैठकर यहाँ कहा कि विपक्ष सत्ता पक्ष को शत्रु समझता। अरे साहब, अगर कांग्रेस पार्टी इस परिणति की होती तो भारतीय जनता पार्टी का जन्म भी ना हुआ होता। आज जिस प्रकार की बदले की कार्रवाइयां, शत्रुता की कार्रवाइयां आप विपक्ष के नेताओं पर कर रहे हैं, अगर कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने 60 साल जो सरकारें रही, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ ऐसी कार्रवाई, कौन सी धर्मेंद्र जी, कौन सी बदले की कार्रवाई कर दी, थोड़ा बताएंगे? मध्य प्रदेश में विपक्ष के नेताओं के मकान तोड़ दो, बुलडोजर से उनके घर तोड़ दो। विपक्ष के कौन से नेता का मकान तोड़ दिया? के बाद बुलडोजर रुका है जी, आपको ही पता है त्रिपाठी सर। आपने तो बड़ी बारीकी से किस प्रकार से अभी हेमंत कटारे जी पर कितना पुराना मुकदमा निकाल कर लाया गया उनकी आवाज बंद करने के लिए। तो विपक्ष के नेताओं को दबाने का ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग अगर भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से आज कर रही है, 60 साल जैसा भारतीय जनता पार्टी बोलती कांग्रेस की सरकारें रही, अगर कांग्रेस की सरकारें करती तो भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही नहीं होता। आरएसएस के जगह जगह कार्यालय ना खुले होते। तो मेरा कहना यह है कि लोकतंत्र में बोलने की आजादी हमसे कोई नहीं छीन सकता। ये संविधान ने हमको अधिकार दिया। सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी है और सदन लंबे समय तक चले जिससे मध्य प्रदेश के बेहतर विकास की चर्चा हो, ये भी जिम्मेदारी सरकार की है जी। आपने पहले से अनुमान लगा लिया कि विपक्ष हंगामा करेगा इसलिए हम सत्र छोटा कर दें, ये तो आपकी लोकतंत्र विरोधी मानसिकता है। आप अरे तो भाई, आपके नेता प्रतिपक्ष, सुनिए, जब ये सत्र आहूत किया जाता है उसमें नेता प्रतिपक्ष की भी सहमति ली जाती है, उन्होंने क्यों आपत्ति नहीं जताई? नहीं, आपत्ति जताई आप मुझे तो नहीं पढ़ने को मिली। उन्होंने खुद ने कहा कि मेरे जीवन काल का ये सबसे छोटा सत्र है, ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है और ये घबराहट है, क्योंकि भ्रष्टाचार में इस समय सिपाही से लेकर मुख्यमंत्री तक पूरी की पूरी सरकार भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी हुई है। ये घबराए हुए हैं कि हमारा काला चेहरा जनता के सामने ना आ जाए। हमने तो लाइव की भी मांग की कि आप सत्र की कार्रवाई को लाइव चलाइए, लेकिन चूंकि लाइव इसलिए नहीं चला सकते कि मध्य प्रदेश की जनता इनका काला चेहरा, भ्रष्टाचारी चेहरा देख लेगी और ये जनता के सामने क्या जवाब देंगे। इस कारण से ये अलोकतांत्रिक तरीके से लेकिन आप आवाज दबाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप किसी ऐसे मुद्दे पे जिसमें हंगामा हो, विपक्ष को वॉकआउट नहीं करना चाहिए, बहिष्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां जनहित के मुद्दे आपके विपक्ष के विधायकों के भी होते हैं, सत्ता पक्ष के विधायकों के भी होते हैं। छत्तीसगढ़ में मैंने देखा जनपद पंचायत, जिला पंचायत चुनाव में दिन भर के लिए बहिष्कार कर दिया। अरे कितने लोगों के प्रश्नकाल लगे होंगे, शून्यकाल में ही हंगामा कर दिया। तारांकित अतारांकित प्रश्न रहते हैं, सब में सवाल जवाब होते हैं। ये नहीं होना चाहिए। ये क्यों आशीष जी थोड़ा संक्षेप में जानना चाहेंगे, ये थोड़ा सा आपको नहीं लगता है कि लोकतंत्र की परंपरा ही थोड़ी सी गिरती जा रही है? बिल्कुल सही बात है। जब तक स्पेस नहीं मिलेगा, लोगों को बात करने का मौका नहीं मिलेगा और सत्र जितने छोटे होंगे उतनी हड़बड़ी और जल्दबाजी होगी और डिस्कशन बिल्कुल नहीं होगा। पिछली बार जरूर ये एक रिकॉर्ड बना
कि लंबे समय बाद नरेंद्र सिंह तोमर एक पूरा सत्र चला सके, लेकिन वो सत्र की अवधि कितनी छोटी थी। बड़े सत्र चलाना सबसे बड़ी चुनौती है, तो ये चुनौती सरकार को भी लेना चाहिए, अध्यक्ष को भी लेना चाहिए और विपक्ष को भी लेना चाहिए। और हंगामे से डरना और इस सब चीज़ों की कोई मतलब नहीं। विपक्ष जो कर रहा है वो कर रहा है, सरकार के पास इतना बड़ा बहुमत है, संख्या बल है, वो अपनी बात को रख सकती है प्रभावी तरीके से। सत्र को छोटा रखना कहीं से भी इसका कोई उपाय नहीं होगा, बल्कि जितना विधायकों को स्पेस मिलेगा उससे चीज़ें सुधरेंगी, बिगड़ेंगी नहीं। जन कल्याणकारी योजनाओं में और सुधार आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुलरेज जी, आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक हुए। धर्मेंद्र जी आपका भी, आशीष जी आपका भी हमारी चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना समय देने के लिए। तो लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि यहाँ हर एक को सवाल पूछने का अधिकार दिया गया है। ये सवाल सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए भी जरूरी है। दरअसल सवालों का डर ही जिम्मेदारी तय करता है। शायद इसलिए बजट सत्र से ठीक पहले सरकार ने ये तय कर दिया है कि वो न सिर्फ विपक्ष के सवालों का डटकर जवाब देगी, बल्कि अपनों के लिए भी सवालों की मर्यादा तय कर दी गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब सत्ता और विपक्ष सदन में आमने सामने होंगे तब किन मुद्दों पर बहस गरमाएगी। विपक्ष के वो कौन से सवाल होंगे जिनके जरिए सत्ता को घेरने की कोशिश की जाएगी और सरकार सदन के भीतर विपक्ष को कैसे मात देने की कोशिश करेगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।